नमस्कार। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं प्रणाम तुम्हारा नाम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरुआत आज का काम शुरू। नमस्कार। और आज हम फिर एक बार आप लोग के संपर्क में आ गए हैं और हम लोग इसमें देखेंगे कि बुक जो है वो अभी कहाँ रखाया है उसको खोजा जाएगा। फिर उसके बाद जो है दांडिक विधि एवं नैतिक में अंतर। दांडिक विधि नैतिकता की अपेक्षा अत्यंत संकीर्ण अर्थ रखती है। इन दोनों में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। दांडिक विधि एवं नैतिक में अंतर। नैतिकता का अपने आप में उन कृत्यों से अधिक विस्तृत संबंध होता है जो बुरे एवं दोष मुक्त समझे जाते हैं, जबकि दांडिक विधि का संबंध ऐसे कृत्यों से होता है जो लोकमत की दृष्टि से बुरे हैं एवं जिनके लिए दंड मिलना चाहिए। दांडिक विधि के पीछे दंड की स्वीकृति होती है, जबकि नैतिकता के पीछे ऐसी कोई स्वीकृति नहीं होती। जब नैतिकता का नियम बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं या ख्याति अर्जित कर लेते हैं तो उनको विधि के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, जबकि विधि के नियमों की नैतिकता के नियमों के अनुसार दंडनीय नहीं बनाया जा सकता है। ये दंड विधि और नैतिकता में अंतर बताया गया है। दंड के प्रयोजन हम बताए थे। दंड के मुख्यतः 4 प्रयोजन माने जाते हैं, जिन्हें हम दंड के सिद्धांत भी कह सकते हैं। निवारणार्थ सिद्धांत, निषेधात्मक सिद्धांत, प्रतिकारात्मक सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत, ये सिद्धांत हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्रथम 2 सिद्धांतों का अभिप्राय अपराधों को दंड रोकना है। सामान्यतः यह दंड अपराध की प्रकृति का ध्यान में रख दिया जाता है, पर कभी कभी यह दंड अपराध की प्रकृति से कहीं अधिक होता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य जनसाधारण को भयभीत करना है ताकि वे अपराधी को दंडित होते देख अपराधों के प्रति सचेत एवं भयभीत रहे। और जैसे कि जानते हैं, अपराध के मुख्यतः 4 संगठक बताए गए हैं। अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया गया हो जो एक विशेष रीति से कार्य करने के लिए अधिक विधिक दायित्व के अधीन हो और समुचित दंड के अधिरोपण के लिए आयुक्त हो। ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया दुराशय युक्त हो। दुराशय के अनुसार में कोई कार्य अथवा लोप किया गया हो एवं ऐसे कृत्यों के परिणाम स्वरूप मानव जाति या समुदाय को कोई अपहानि कारित हुआ हो। ये सब होते हैं ऐसे।
तूफान सिंह बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का मामला स्व अभिशंसन से संरक्षण से संबंधित है। श्रीमती सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक का भी मामला स्व अभिशंसन से संरक्षण से संबंधित है। इसमें बताया गया है अनुच्छेद 20 ब्रैकेट में 3 है के अंतर्गत अभियुक्त को स्व अभिशंसन से संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। श्रीमती सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि यद्यपि पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने एवं साक्ष्यों का परीक्षण करने का अधिकार है, लेकिन वह अधिकार असंवैधानिक संरक्षणों को अधिभूत नहीं कर सकता। तूफान सिंह में भी यही कहा है। तूफान सिंह में कहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्कृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, इसका विचारण के दौरान उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये बताया गया है। फिर हम लोग मिलते हैं। Good morning. Good morning.
एक केस है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम प्रदीप शर्मा के मामले में यह निर्धारित किया गया कि फरार अभियुक्त अग्रिम जमानत का क्लेम नहीं कर सकता। और इसी में एक और है भोलाराम बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में यह कहा गया है कि मामले के विचारण में अत्यधिक एवं अनावश्यक विलंब निंदनीय है। इसी में और एक केस है विजय जायसवाल बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के अधिकार प्राकृतिक न्याय का एक अहम सिद्धांत माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का अवसर मिलना ही चाहिए। अपेक्षा तो यहाँ तक की जाती है कि यदि स्वतंत्र एवं समुचित विचारण के लिए उपेक्षित हो तो सुनवाई बंद कमरे में की जानी चाहिए, ये कहा गया है। प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों में बहुत ही अंतर है। एक कहा गया है, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वह दरिया छोड़ दे। मैं फूल था, मुझको कांटा बना कर रख दिया, आज कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। ये आपका पुत्र कह रहा है,
क्योंकि स्वार्थ का जो डिक्शनरी का जो शब्दकोश है वो आपने सिखाया। सिर्फ आपने सिखाया कि सफल हो सफल हो सफल हो, कैसे सफल हो ये नहीं सिखाया। आज वही सफलता की सीढ़ी पे चढ़ के आपको वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी में है। टेंशन मत लीजिए, आज न कल तो आपकी बारी है। वीडियो जितना अच्छा देखना देख लीजिए, लेकिन वृद्धाश्रम का भी खोज आपको अपने आप करना होगा। उस समय आपका हैवानियत, शैतानियत और इंसानियत तीनों आपके फेस पे आएगा और पूछेगा कि तुमने क्या किया। छोड़िए, ये आपका मुद्दा है। लेकिन हम लोग फिर एक केस की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा केस है। रिष्टि के बारे में भी बताया गया है कि रिष्टि क्या होता है। रिष्टि के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। उसके बाद आता है कोक ने भी कुछ दिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं डिफिनेशन, बेईमानी का जो डिफिनेशन है वो धारा 2 का उपधारा 7 है। कपट पूर्वक 2 उपधारा 9 है। उसके बाद इसी में एक प्रकरण है बिमला बनाम दिल्ली प्रशासन का, और उसके बाद बेईमानी और कपटपूर्वक में भी अंतर बताया गया है। स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम भगवान बेरिक और भाऊजी बनाम बालूजी। स्थानीय विधि का डिफिनेशन सेक्शन 2 का उपधारा 18 है। स्थानीय विधि का चल संपत्ति का 2 उपधारा 21 और शपथ का 2 उपधारा 23 और व्यक्ति का 2 उपधारा 26, लोक सेवक का 2 उपधारा 28। बहुत सारा सब सेक्शन है और इसी को हम लोग देखते हैं।
जाने मन जाने धन जाने क्यों जिंदगी
जय। बाबा बैजनाथ की जय। बाबा सुलोचन बाबा की जय। और प्रेम से बोलिए धीरू अंबानी बाबा की जय। पुराना बीवी, पुराना पति, पुराना बेटा, पुराना बेटी। साला भड़कर यही ना मुझे 53, 54, 55, 56। चलो एक बार फिर से अजनबी बन। अरे बाप रे। क्या करूं? Beep, beep. हेलो गुड मॉर्निंग। पीबी लेवे छत है छिया ऊपर। ये अब देश भी आज जिंदाबाद। गेट खुला था ना लगा था देखो तो। गोलू गेट खोल दो बाबू जरा सा। मेरा खोल दो रे। लगलो अच्छा। चलो अभी दूध वाला आ गया था तो
नए संहिता में जो अपराध जोड़े गए हैं, संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को संकटापन्न करने वाला अपराध और झपटमारी कि उसको स्थान नहीं दिया गया है। राजद्रोह और प्राकृतिक अपराध, जारता, ठगी, कुछ शब्दों की परिभाषाएं भी संहिता से निकाल दी गई है। सरकार का सेवक, भारत, कूटकृत सिक्कों का आयात निर्यात, रानी, साम्राज्य, ब्रिटिश भारत, भारत सरकार। नई संहिता की धारा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को खतरे में डालने वाला कृत्यों को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। संहिता की धारा 304 में झपटमारी के अपराध के बारे में उपबंध किया गया है। शेष अध्यायों में वर्णित अपराधों को मामूली परिवर्तन अथवा उपरांतों के साथ यथावत रखा गया है। संगठित अपराधों में निम्नलिखित सम्मिलित किया गया है: व्यापारण, डकैती, यान चोरी, उद्यापन, भूमि हथियाना। अरे हाँ, थैंक यू। ओ गॉड, इसमें स्वेक 3 बजे सोए हैं। स्वेच्छया, यह 33 में है। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छया कारित करता है तब यह कहा जाता है कि जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है उनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय यह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। स्वेच्छया 33। इसीलिए नीचे जाने का मन नहीं किया। बैठिए नहीं यहाँ। हाँ बैठो, मैं चटाई पे बैठो। चाची नीचे वही बैठे। वसीयत को धारा 234 ठीक लगता, फिर नहाने चल जाती, काम हम ही करिए रहे। अगर इसमें 233 पढ़िएगा, स्वेच्छा वॉलेंट्रियली का डिफिनेशन है। 234 में वसीयत का है। उसके बाद 236-37 में स्वदोष लाभ और स्वदोष हानि का है। रॉन्गफुल के बनता ना, रूम भी निकल जाता, ये वाला ना घर ढंग से बनता, ये वाला हम लोग का जमीन जितना है। बाप रे बाप, और स्पेस भी बच जाता। उसमें फूल पौधा लगा के बीच में टेबल लगा हुआ, बैठे रहते, सब चाय पी रहे, पार्किंग रहता, मस्त रहता। इसके बीच में बैठे रहते, चारों बगल है, इधर उधर घेरा हुआ, बीच में बैठा है।
अभी रात में 1:30 बजे सोए, लेकिन हमरा फोन आबि जाइ छै तो हमरा जागे ल पड़ी जाइ छै। ना पढ़ नहीं रहे थे, फिल्म देख रहे थे। हम लोग का केस देखे और वही सोचने पे मजबूर हो गए। चाची को कल बता रहे थे, एक इंसान था, फारूक या फारूक था, क्रिश्चियन था। हाँ, वो एगो गाड़ी नहीं चलता है जिस पे काजू लोग जाती है, क्या कौन बहन कहता है उसको? नहीं नहीं नहीं, जो बस चलती है और जो कैब, हाँ उसी का हाँ उसी का ड्राइवर था। और ये सब कहीं उसमें वो क्या किया था, उसको एक बॉडी को लेकर के जाना था कहीं, शरीर को। वो लोग क्या किया कि उसके साथ इतना शारीरिक संबंध किया और उसके बाद उसके चाकू से भी उसका जख्म किया। लास्ट में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया, ये जो है जघन्य अपराध का बहुत खतरनाक वो केस, वही बात वो ऐसा केस इसमें दिया है, उसमें IPC में है। बाजार में कहीं कहीं तो चाची रोज खाली पेट पीने का एक है ड्रिंक, पूरा बॉडी डिटॉक्स कर देता है। खाली पेट क्या, उससे पहले चाय ही पीना है। पहले जिसकी मेरा ठीक था ना बॉडी भी, उठते थे शरबत पीना ही पीना है। क्या चीज का शरबत पीना ही पीना रहता था। उसके बाद क्या करते थे, नींबू पानी कुछ कुछ करते रहते थे। तो सही था, कपड़े कम थे। ये सुंदर और वॉल्यूम बढ़ा दिया है, नीचे को जाने का ही मन नहीं कर रहा है। काम क्या ही करें, खाना भी बनाओ, ये वो करो।
आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह अभी कॉल नहीं ले पा रहे हैं, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। चार्ज मैसेज आने को काम खत्म हो गया। नया साल में करा लीजिएगा। मेरा भी खाली का आता आती करके, मेरा भी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक मत भजन बनाए लेगा, क्या ही काम करेगा। युवा पागल कौन करना चाहता है? उसको मन को अच्छा लगता है, लेकिन युवा के दिमाग से वो है ना उपाय करने। जानते हैं आज बना के खुद ही पी लो। बोले तो बना देंगे बढ़िया से खिचड़ी बना कुछ नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए। वो झनझना जानता है, मेरा माथा में दर्द उठता है। अब बोलता भी कुछ ना है। क्या फोन सुनाएगा मम्मी को? फोन पास में है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा। इतना तेज आवाज में सर में दर्द होने लगता है, बहुत मुश्किल है। सर दर्द का मेरा जैसे 5 दिन तक दर्द रहता है। इतना दिक्कत होता है, हम नहीं समझते। आँख में सूबे सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि पुलिस यातना के विरुद्ध व्यक्ति को जीने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का जल सुन रहा है। अंग है। अभिरक्त हिंसा के मामले में पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर पाने का भी हक है। इसी प्रकार बिना बना के दे तो हम ही को जूस बना के दे। इसी प्रकार बिना प्रथम सूचना दर्ज किए किसी महिला को पुलिस थाने में रोका जाना उसके जीने के अधिकार का हनन है। ऐसे मामले में वह महिला प्रतिकर देने की हकदार है। सूबे सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का जो मामला है, इसमें अनुच्छेद 21 का जो है बताया गया है। प्रतिकर प्राप्त करने का जो अधिकार है उससे संबंधित ये केस है कि प्रतिकर प्राप्त कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद एक केस है M.H. हास कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला। ये भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 341 से संबंधित है। तारा सिंह बनाम स्टेट ऑफ का मामला है। इसमें भी जो है 379 340 धारा, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो विचारण दूषित हो जाएगा। हुसैनारा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार का मामला है। इसमें कैदी एक लंबे समय से जेल में बंदी रहे। यह अवधि उस समय को पार कर गई थी जो किसी कारण के लिए निर्धारित है। उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ यह भी अभिनिर्धारित किया कि निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में सम्मिलित है। यह युक्तियुक्त, उचित और निष्पक्ष प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ये हुसैनारा खातून में बताया गया था, बिहार का मामला है। उसके बाद खत्री बनाम स्टेट ऑफ बिहार में भी इसे भागलपुर के नेत्रहीन कैदियों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यह कहा गया है कि जब कभी किसी अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को उसके निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार से अवगत कराए। ठीक इसी प्रकार का निर्णय कादरा पहाड़िया बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में देते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा सेशन न्यायाधीश को यह निर्देश दिया गया कि वह राज्य के व्यय पर अभियुक्तों को अधिवक्ता उपलब्ध कराए ताकि वे अपनी प्रतिरक्षा कर सके। कादरा पहाड़िया बनाम स्टेट ऑफ बिहार खत्री स्टेट ऑफ बिहार का मामला है। सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश का मामला। इस मामले में अपीलार्थी एक सरकारी कर्मचारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 504-34 जो कि अब 351 उपधारा 2/3 उपधारा 5 भारतीय न्याय संहिता के अधीन कारित अपराध में 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया था। विचारण के दौरान उसका कोई अधिवक्ता नहीं था क्योंकि
अर्थाभाव के कारण यह अधिवक्ता की नियुक्ति नहीं कर सकता, तो उसके द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के लिए आवेदन भी नहीं किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा, यदि कोई व्यक्ति विधि को अज्ञानता के कारण आवेदन नहीं कर पाता है तो उसे उसके इस अधिकार से अवगत कराना न्यायालय का कर्तव्य है। मात्र यह कहकर कि किसी व्यक्ति द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के लिए आवेदन नहीं किया गया है, उसे इस अधिकार से वंचित रखना इस स्कीम का उपहास होगा। कालाबेन देसाई के मामले में जो गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा यहाँ तक अभी निर्धारित किया गया है कि पीड़ित पक्षकार को उसके निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार से अवगत कराना बार एवं बेंच दोनों का दायित्व है। विधि की अनभिज्ञता। निःशुल्क विधिक सहायता की दिशा में विधि की अनभिज्ञता के बिंदु पर विचार किया जाना आज की प्रबल आवश्यकता है। आज अधिकांश छोटे बड़े अपराध तो इसलिए कारित होते हैं क्योंकि आम आदमी को देश की सामान्य विधि का ज्ञान नहीं होता। समाज का एक बहुत बड़ा तबका, जिसे निर्धन वर्ग का तबका कहा जा सकता है, अपने अधिकारों एवं उपचारों से अनभिज्ञ होने के कारण न्यायालय के द्वार तक पहुंच ही नहीं पाता। यदि कोई व्यक्ति पहुंच भी जाता है तो वह अपनी विधि को अनभिज्ञता का सहारा नहीं ले सकता, क्योंकि विधि की अज्ञानता क्षम्य नहीं होती। बसंती लाल बावेल के अनुसार आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज के इस निर्धन तबके को देश की सामान्य विधि से अवगत कराया जाए। निर्धन को न्याय की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जैसे कि हम लोग देखे थे गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या हैं। इसी संदर्भ में जहां गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों पर विचार करना भी समीचीन होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के न्यायालयों द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक गिरफ्तार नहीं किया जाए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अविलंब गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचना उसके परिजनों अथवा मित्रों को दी जाए। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को अपनी रुचि के अधिवक्ता से परामर्श करने का अवसर प्रदान किया जाए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जाए। गिरफ्तार व्यक्ति की वांछा पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जाए। गिरफ्तार व्यक्ति यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान देना चाहे तो ऐसी व्यवस्था की जाए। जांच एवं अन्वेषण के दौरान उसके साथ क्रूरतापूर्ण एवं अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाए। उसे सदैव हथकड़ी एवं बेड़ियों में नहीं रखा जाए। गिरफ्तार व्यक्ति के भोजन, चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था किया जाए। पुलिस के बढ़ते हुए अमानवीय व्यवहार को देखते हुए यह कहा गया है कि पुलिस को अपने शब्द कोश से यातना शब्द निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह मन पर लगने वाली एक ऐसी पीड़ा व घाव है जो छुआ जा सकता है लेकिन भरा नहीं जा सकता है। इसके बारे में बताया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, लेकिन शेयर करें।